तो ये क्या है देखिए, तो मॉडल सेट साइंस 2020, ये पेपर पूरा ट्राई कर लिए हैं लोग। अब आपने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया या क्या आपको नहीं आता है, तब क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, यदि आपको पता है तो बताना भी है, ठीक है। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान देंगे लोग। अच्छा बताइए 2020 में टोटल कितने ऑब्जेक्टिव आए थे, 48, यानी 48 थे ना, और 48 में कितना बनाना था, 40। लेकिन अब कितने प्रश्न आएंगे, 80, और 80 में कितना बनाना होता है, 40। ये पता है सभी लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है बाबू, 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण। अब बताइए वायु में गमन कर रहा था, जल में तिरछा प्रवेश कर रहा है, तो वायु और जल में कौन सघन है और विरल है, वायु जो है विरल है, जल सघन है। तो जब विरल से सघन में आता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो यहाँ बोला गया है जल में तिरछा प्रवेश कर रहा है, कहां से, वायु से। तो जब वायु से जल में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 80 कर देंगे, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को। ओके, आवर्धक लेंस किसे कहता है, आवर्धक लेंस उत्तल लेंस क्यों कहते हैं, पढ़े लो ना। चलिए तो यहाँ पर बोला गया है कि अपसारी लेंस, अपसारी माने अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे, सही है। क्यों कहते हैं पता है ना, यदि सवाल आ गया एग्जाम में कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, आंसर लिख सकते हैं लोग। चलिए वो सवाल 2 नंबर का आता है, ठीक है। अगला सवाल, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, यदि उत्तल लेंस बोला गया है। याद है उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनने का क्रियाविधि होता है, दर्पण में किससे समान होता है, अवतल दर्पण समान होता है। तो बताइए अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे ताकि प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनता है और बराबर बनता है, सी पर। उसी तरह उत्तल लेंस में याद है ना, बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु को फोकस के 2 गुना दूरी पर रखते हैं, याद है f1 है क्या, 2f1 है। जब यहाँ वस्तु को रखेंगे तो इधर क्या होगा, इतना ही ना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और समान साइज का बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बोला गया है कि उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए, वस्तु कहाँ रखना चाहिए, फोकस के 2 गुना दूरी पर। तो लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, यदि यहाँ पर रखेंगे तो बताइए कहाँ बनेगा, अनंत पे बनता है, पता है ना। चलिए लेंस के फोकस दूरी के 2 गुना दूरी पर, राइट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे, सही है। चलिए आप मिलाते चलेंगे लोग, सही है तो सही, गलत है तो गलत। और गलत है तो क्यों गलत है ये ध्यान देना है, ठीक है। और यदि हम बता रहे हैं, मान लीजिए अभी जल्दी बता रहे हैं कि हमको ये लग रहा है कि आप लोग ये आता है, अब बाय द वे नहीं समझ में आया है तब पूछ लेंगे, हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, तो कहां प्रतिबिंब बनता है बाबू, रेटिना पर। ओके, तो ऑप्शन ए दिया है कॉर्निया, बी दिया है परितारिका, सी दिया है पुतली, और डी दिया है दृष्टिपटल। रेटिना तो दिया ही नहीं है, तो रेटिना इंग्लिश शब्द है ना। देखिए कभी बाई तो मान लेता है वो सिर्फ रेटिना याद है, हिंदी में कोई ऑप्शन नहीं दिखा तो क्या पढ़ लेंगे, तो इंग्लिश में कोई दिखा रेटिना, हालांकि वो पता है कि रेटिना को हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी होता है, डी कर देंगे, कर लेंगे लोग। चलिए किस दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, साइन ए बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो 80 कर देंगे, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए पूछिएगा, हम समझा देंगे, ठीक है। किसी लेंस के आवर्धन का सही मात्रक, आवर्धन क्या होता है, मात्रकहीन होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। और वो आदत डालिए लोग, एग्जाम में सभी ऑप्शन पढ़ के टिक करना, सुनाई थे सभी लोग को। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी होता है, डी कर देंगे। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है। अच्छा ध्यान देंगे लोग, एक बार एग्जाम पता है क्या पूछ दिया था, प्रतिरोधकता क्या पूछ दिया था, तो प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तब टिक करेंगे। यहाँ बोला है प्रतिरोध, तो हम जानते हैं प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर। पढ़े नहीं पढ़े लोग, लेकिन जब बात प्रतिरोधकता कहता है तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता, ताप पर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर करता है, पढ़े लो ना। बट यहाँ प्रतिरोध दिया तो ऑप्शन ए बोल रहा है लंबाई पर, सही बात है। बी बोल रहा है अनुप्रस्थ काले क्षेत्रफल पे, सही बात है। सी बोल रहा है कि प्रकृति पर, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी क्या दिए, तो उपयुक्त सभी पे, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे। समझ में आया। ऐसा क्या होता है, यही इसी सवाल में मान लीजिए रहता है प्रतिरोधकता, तो कौन ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, क्या होता है, समझ में आया।
चलिए बताइए तो प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है? ओमीटर। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? याद है? चलिए बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है? ओमीटर। विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या होता है? सेम होता है। याद है सभी लोगों को? चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर। सही है। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? एमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए तो ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी अमीटर, यही है ऑप्शन नंबर सी टिक कर। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सवाल बनाए थे नहीं बनाए थे? देखते हैं, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार का उपयोग कहां किया जाता है पता है ना? सुरक्षा युक्ति के रूप में किया जाता है। अरे फ्यूज तार का पर्पस क्या होता है? जब परिपथ में आवश्यकता है ज्यादा धारा प्रवाहित होगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा, उससे परिपथ क्या होगा? टूट जाएगा और उपकरण जो भी लगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यही नहीं पढ़े थे लोग? तो अब बताइए, ध्यान सुन लो, आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित हो, सामान्य से अधिक धारा प्रवाहित होने पर इसे गलना है, गलेगा तो नहीं टूटेगा। तो जब गलना है तो गलनांक कम होने चाहिए, अधिक होना चाहिए? कम। तो पढ़े चलो ना, गलनांक कम, गलनांक कम। अब कोई चीज गले कब? उष्मा उत्पन्न होगा तब गले कि नहीं होगा तब गलेगा? उष्मा उत्पन्न होगा। तो हम चाहते हैं ज्यादा धारा आने से उष्मा ज्यादा उत्पन्न हो जाए, तो उष्मा का फॉर्मूला अपना इस बराबर आई स्क्वायर आर टी। धारा ज्यादा है तो उष्मा ज्यादा हो, ठीक है। यदि हयो ज्यादा रहे तो इसको और हेल्प मिलेगा। तब प्रतिरोध अधिक होने पर उष्मा क्या होता है? अधिक होता है। उष्मा क्या होता है? अधिक होता है। तो फ्यूज तार का विशेषता क्या होगा? तो एक तो गलनांक कम, गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक। प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है। प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक नहीं, प्रतिरोध कम, गलनांक अधिक नहीं। गलनांक तो कम चाहिए गया, गलनांक कम, ठीक है। प्रतिरोध ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अच्छा बताइए, कोई बोले प्रतिरोध अधिक क्यों? प्रतिरोध अधिक है, धारा ढेर जाएगा तो उष्मा का मान क्या होगा? ज्यादा। उष्मा का मान ज्यादा तो गलेगा। क्यों गलेगा? उसका गलनांक क्या है? कम। तो सर गलेगा तो वो कटेगा। जब वो कट जाए तो परिपथ क्या होगा? इनकम्प्लीट, धारा प्रवाह रुक जाएगा और जो भी उपकरण लगा है क्या हो जाएगा? बच जाएगा। पढ़े लोग बढ़िया से इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ऑप्शन ए लोहा, बी निकेल, सी पीतल, डी कोबाल्ट। तो याद कीजिए, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, तीनों के तीनों क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। यानी चुंबकीय पदार्थ है। पीतल, पीतल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या? सी। तो सी टिक कर दें। पीतल बताइए एक मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है? पढ़े लोग पिताजी, ट्रिक याद है? क्या ट्रिक पढ़े थे लोग? पिताजी, पी मने पीतल, ता मने तांबा यानी कॉपर, जी मने जिंक, जेड याद है ना? तो क्या होता है? कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है, ठीक है। ये वाला क्या है? अचुंबकीय, यानी चुंबकीय आकर्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए यहाँ पर सीधी लंबी परिनालिका दिया है, तो सीधी लंबी परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। पढ़े थे लो ना? तो ऑप्शन ए बोल रहा है शून्य होता है, नहीं, गलत है। यहाँ देखिए धारावाही है यानी धारा प्रवाहित, धारावाही दिया देखिए, यदि धारा प्रवाहित नहीं होता तब ना शून्य होता है। तो धारावाही परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। पढ़े थे लोग? और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती है। जहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। अब समझ जाइए, तो इस तरह चुंबकीय क्षेत्र यदि होता तो यहाँ पर तीव्रता क्या होता है? ज्यादा। जहां जहां घनत्व कम हो तीव्रता क्या होता? पढ़े थे लोग? चलिए इसमें तो पता है ना, एक समान होता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है? नहीं। देखिए तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या? डी। डी टी का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओस्टेड ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लोग? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं लोग। यहाँ देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा यानी कोई सजीव से प्राप्त वो स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए लकड़ी, तो लकड़ी पेड़ पौधा प्राप्त जानते हैं, जैव मात्रा है। बी गोबर गैस, गोबर, गोबर कहां से आता है? जंतुओं से आता है, और जंतु जैव है। तीन नाभिकीय ऊर्जा, राइट। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से आता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, जैसे यूरेनियम, थोरियम पढ़े हैं लो ना? तो ये वाला जैव नहीं, ये वाला जैव नहीं। तो बोला जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। कोयला भी क्या होता है? पेड़ पौधे जब बहुत अधिक लंबे समय तक क्या होते हैं?
दबे रहते हैं तभी ना निर्माण होता है कोयला कहते हैं। यानी इसमें सबसे सफिशिएंट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है, जो कि जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए, यह सवाल दिया गया रिएक्शन सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, यहाँ क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? ऑप्शन ए संयोजन। संयोजन तो नहीं है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या बी तो बी टिक करना है। इसके और नाम क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, याद है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछेंगे आप, इस सवाल पूछेंगे बने। चलिए अगला सवाल देखिए, अम्लीय वर्षा के पीएच मान क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर क्या बी तो बी टिक कर दें। अच्छा ये कहां पढ़ते हैं? पीएच का महत्व पढ़े थे लोग, याद है? वो क्वेश्चन कितना नंबर का है पीएच का महत्व वाला? 5 नंबर का। उसका आंसर पता है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छा हाँ चलिए NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं ना, यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में कौन है? प्रचलित नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग करेंगे? एंटीबायोटिक नहीं, एनाल्जेसिक नहीं, एंटीएसिड एंटाएसिड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर देंगे। सही है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं लोग? प्रति अम्ल। जो अम्ल जब आवश्यकता से अधिक अम्ल हो जाता है ना, उसे कम करने के लिए हम लोग भस्म का उपयोग करते हैं। तो बढ़िया ऐसे सर, सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा था, याद है ना? उसका उपयोग कहां करते थे लोग? पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो दुर्बल क्षारक होता है। पढ़ते ही नहीं पढ़े थे लोग? तो इसका एंटीएसिड होगा। ऑप्शन नंबर सी तो सी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में, चलिए चींटी के डंक एक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है? कौन है? चलिए ऐसे मान लीजिए आपसे कोई एक इंस्टेंट पूछ दे क्वेश्चन कि बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो खड़े दिमाग में क्या आता है? फॉर्मिक अम्ल, राइट। तो जो फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं वो रासायनिक नाम है कि सामान्य नाम है? सामान्य नाम है। बढ़िया। ऑप्शन में कोई सामान्य नाम दिए है तो नहीं, माने फॉर्मिक अम्ल कहीं दिखाई नहीं दिया ना, तो बताइए फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या था? मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। सूत्र याद है ना? HCOOH। कोई दिक्कत? अच्छा तो यहाँ पे इथेनोइक अम्ल दिया है। अच्छा इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है? इथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या बोली बनी? एसिटिक अम्ल, राइट। सही है। क्या होता है एसिटिक अम्ल? पढ़े थे ना? अरे भाई हम लोग एथेनॉल और एसिटिक अम्ल के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़े हैं। 10th में तो कंपाउंड में पढ़ना था बढ़िया से, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब बताइए तो एसिटिक अम्ल और एथेनॉल मिलेगा तो क्या बनेगा? जनरल भाषा में बोले तो कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल और कोई एल्कोहल मिलेगा तो क्या बनेगा? एस्टर, राइट। एस्टरीकरण पढ़े थे। सही सही है। ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल ध्यान देंगे, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। तो सर क्या सिर्फ यही याद होना चाहिए? इसके जैसा जितना प्रश्न सब याद होना चाहिए। पढ़ते लो अम्ल और किस पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है? पढ़े थे लोग। टमाटर में कौन सा अम्ल? सिरका में कौन सा अम्ल? नींबू में कौन सा अम्ल? सब याद है ना? दही में कौन सा अम्ल? राइट, सब याद होना चाहिए बहुत से। अगला सवाल देखिए लो, देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बताइए किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर सी तो सी टिक कर देंगे। सही है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? क्या होगा? पारा। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अच्छा एक सवाल बताइए, यदि यहाँ पर अधातु होता तो? ब्रोमीन। बताइए कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में? ब्रोमीन। पढ़े लो ना? चलिए एक ऐसे धातु का नाम बताइए हाथ में रखे तो पिघलने लगे। बहुत सही, सब याद है ना? चलिए अच्छा एक सवाल और। चलिए बताइए तो एक ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। ये सब जितने भी अपवाद से सब अपवाद क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए। सुनाई दिया? चलिए एक ऐसे धातु का नाम जैसे चाकू से काट सकते हैं। सोडियम। कौन खीरा बोला? खीरा की सोडियम? खीरा धातु थोड़ी है। याद है ना क्लास में क्या बोला था? एक ऐसे धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा सकता है। क्या बोला था? खीरा। खीरा होगा? सोडियम। बहुत बढ़िया, याद है आपको। चलिए सर देखिए बोर्ड पर, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिए। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? कितने बनते हैं? 3 आबंध बनते हैं ना।
तो 3 आप देना ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ठीक है, अच्छा याद इसके कैसे इसका आंसर दिए लोग, एक तो बनाते हैं लोग, तो जब सीखे थे तब बना के बता रहे थे, लेकिन अब इतना अनुभव होना चाहिए ना कि बिना बनाए दिमाग में बन जाना चाहिए। क्या देख के बता सकते हैं लोग? तो या तो हम एक बतिए पढ़ते लोग, जैसे बताइए तो Cl2 में Cl के बीच कितना बंद होगा? एक। बना के बता सकते हैं लोग, बट देखे क्या बताएंगे? तो सिंपल सोचिए ना, Cl का अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक घटता है तो एक बॉन्ड हटाइए। Cl का संयुक्ता कितना होता है? एक। जितना संयुक्ता उतना ही बॉन्ड बनाएगा, जितना संयुक्ता उतना ही बॉन्ड बनाएगा। O2 में बताइए, O2 में O और O के बीच कितना बॉन्ड आएगा? 2। क्यों? इसका संयुक्ता 2 होता है। जैसे सोचिए ऑक्सीजन के लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो को घट रहा है? 2 घट रहा है, इसलिए 2 बॉन्ड बनेंगे, बात खत्म। एन के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होता है ना, तो कितना घट रहा है? 3, इसलिए 3 बॉन्ड बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी टिक कर दें। तब Cl2 में कितना बॉन्ड है? 1। O2 में कितना है? 2। N2 में NN के बीच कितना बॉन्ड है? 3। ऑप्शन नंबर सी आ गया। ठीक है, तो ये सभी आपको आना चाहिए, इन्हें रोट लेनी काम हो गया ना। जो चीज सीखने वाला उसे बढ़िया सीखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक, ऑप्शन ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी आयोडीन, डी गंधक। गंधक माने क्या होता है? गंधक सल्फर। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 16। याद है ना सब? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेफाइट। अब बताइए ग्रेफाइट का परमाणु संख्या बता सकते हैं लोग? ग्रेफाइट का परमाणु संख्या? हाँ 6। अरे कार्बन ही ना है, कार्बन का ही तो अप्रूफ है ना। ग्रेफाइट सूत्र क्या होगा? टी होगा, कार्बन है ना है भाई। हीरा का बताइए, हीरा का? हीरा भी क्या है? कार्बन है। हीरा का अच्छा, हीरा का यही परमाणु क्या है? कार्बन है ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए? 4 होता है। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, पहला में 2 और दूसरा में, तो बाहरी कक्षा में कितना है? 4। पहली कक्षा में कितना है? 2। अच्छा याद है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक ऐसे तत्वों का नाम बताएं जिसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। चलिए एक ऐसे तत्व का नाम बताइए इसमें मात्र 2 कक्षा है। कितना कक्षा है? 2। और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहली कक्षा की 2 गुनी है, तो आंसर क्या होगा? कार्बन की 2 दूना 4 है। इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारा किए थे लोग, तो सभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, चल देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। पूछते हैं कुछ लोग से। ठीक है, अब बताइए बनी स्टैंड अप, एक ऐसे तत्व का नाम बताइए इसमें मात्र 2 कक्षा है और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरा है। इसका आंसर कितने लोगों को पता है? बहुत सही। अब बताइए बनी, नियोन। बहुत सही, बढ़िया नियोन। अरे सिंपल है, हटाइए, नहीं याद है अब निकलिए ना। 2 कक्षा है, देखिए पहला कक्षा दूसरा कक्षा, सही है, दोनों भरा है तो 2, तो इसमें कितना होगा? 8, तब ना भरेगा। 8 2 10, 10 किसका होता है? नियोन का होता है, बात खत्म, तो नियोन होगा। ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं लोग। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे, सही है। अभी एल्कीन, एक और बात देखिए, वैसे स्टूडेंट जो सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, मेरे पास समझिए लो, जिनको याद है तो अच्छी बात है, सब उनसे बन रहा है, जिनसे नहीं बन उनके लिए बोल रहे हैं। अब आप क्वेश्चन के थ्रू भी सीख सकते हैं। कैसे? आप ये मान सेट लगाना शुरू किए, आपको ये नहीं बन रहा है, तो इसका आपको जिम्मेदारी बनता है खाली एल्कीन का ही नहीं याद कर रहे, इसके साथ जो गौरी था कौन कौन? एल्केन, एगो एल्कीन, एगो एल्काइन, तीनों का आपको याद होना चाहिए। समझ? इसका ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर दें। अगला क्वेश्चन, समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समन्वय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन है? मेंडलीव फलन है तो किसके फलन है? द्रव्यमान वाले याद है ना, परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। अच्छा यही आधुनिक रहता तो आधुनिक आवर्त नियम में क्या हो जाता? परमाणु संख्या। मेंडलीव फलन में क्या था? परमाणु द्रव्यमान। याद रहे सभी लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, कहां डिस्टर्ब हो गया? एक मिनट, स्क्रीन पर कुछ बैठा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ, यानी इस तरह बोल रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वर्ग। और क्षैतिज वाले क्या कहलाते हैं? आवर्त। पढ़े थे ना? चलिए तो ऑप्शन नहीं बोल रहा आवर्त, आवर्त होगा नहीं। समूह, वर्ग समूह एक होते हैं, इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं,
ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन, अम्ल राज्य में, अम्ल राज्य याद है एक्वारेजिया भी से बोलते हैं, तो एक्वारेजिया अम्ल राज्य के है। एक्वारेजिया में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? ध्यान देंगे 3 अनुपात है, लेकिन इसी को उल्टा कर देता है, HNO3 HCl तो 1 अनुपात, ठीक है, बट HCl ज्यादा है ये कम है, तो 3 अनुपात 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? हालांकि ऐसे भी कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं था। कंफ्यूजन कब होता है? जब कोई मान लीजिए कोई रहता है इस तरह से, अब तो नहीं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये आसान है, अब एक्सैक्टली आसान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं सुपोषी, सही बात है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? रसांकुर मन याद है ना, इसे क्या बोलते हैं लोग? अरे दीर्घरोम, राइट, दीर्घरोम पढ़े थे लो ना। तो देखिए क्या कार्य है? अंतर्ग्रहण नहीं, अंतर्ग्रहण कहाँ होता है? मुख में होता है, ये तो यहाँ कैंसिल हो गया। पाचन, पाचन यानी एंजाइम का जरूरत है। पाचन मुख में भी होता है, कि ग्रासनली में पाचन होता है? नहीं होता है, याद है ना। फिर जाके आमाशय में भी होता है, छोटी आंत में होता है। पढ़े ही नहीं पढ़े हैं लोग, तो ये पाचन वाला बात तो होगा नहीं। अवशोषण नहीं तो स्वांगीकरण, तो क्या होगा? अवशोषण। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर। याद है अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। समझ में आया? अरे देखिए, अब मान लेते हैं 48 में कितना बनाना है? 40। अब इसे स्किप कर सकते हैं, मेरी बात में रहे ना। अब तो आपके लिए और सुविधा है। क्या सुविधा है बताइए लो? आपको 80 में 40 बनाना है, तो कोशिश करेंगे जो कन्फर्म पढ़े हैं, आप जो कॉपी में लिखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, वही सब टिक करेंगे। बस में नहीं रहा है। चलिए नया क्वेश्चन से बचने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, पादप में अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? अच्छा याद किया हम लोग, ऑक्सी श्वसन, अनाक्षी, वायवीय अवायवीय पढ़े थे लोग, ध्यान सुनिए लोग। तो अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? इथेनॉल होता है। और इथेनॉल होता है ना, उसी को हम लोग इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल। बट यहाँ पर पादप भी लिखा है, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बट थोड़ा सा भी, एक और बात, बहुत लोग इथेनॉल याद क्यों होंगे, इथाइल एल्कोहल समझ में नहीं आएगा, तो क्या नॉन ऑफ दिस टिक कर देंगे। ऐसे परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जब 40 को पूरा नहीं होगा तब सवाल बनेंगे। समझ में? ऐसे बहुत लोग याद किए इथेनॉल, क्या याद किए हैं? अब इसमें कोई इथेनॉल नहीं दिखा, क्या टिक कर दिए, तो काम खत्म हो गया। जैसे आप वो बात समझिए, अमीनो अम्ल के बारे में आप जानते हैं क्या? वसा अम्ल के बारे में नहीं जानते, तो हो सकता है कोई यही में कोनो इथेनॉल हो। ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? और नॉन ऑफ दिस दे दिया है, तो ऐसे परिस्थिति में सवाल को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे वो ये एग्जाम में लिया था ना, निम्नलिखित में कौन एक जिला है? याद है? स्टेप क्वेश्चन आ गया। अब मैं ये 3 को दे दिया, एक नॉन ऑफ दिस, तो जानते ना को जिला हो कि ना, तो क्या करेंगे लोग? नॉन ऑफ दिस हो सकता है आप नहीं जानते हो कि जिला का नाम है कि नहीं है, तो उस परिस्थिति में सवाल क्या करेंगे लोग? स्किप करके आगे बढ़ेंगे, ये सब ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, बट इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। इथाइल अल्कोहल सामान्य नाम है। एथेनॉल क्या है? एथेनॉल बोले चाहे इथेनॉल बोले, IUPAC नाम है, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम। ये तो कन्फर्म आंसर पता है, जाइलम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए टिक कर देंगे। अब भोजन का परिवहन फ्लोएम, याद है ना। अगला क्वेश्चन बताइए, खुला परिसंचरण, अच्छा परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में, तितली में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तितली में। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच में भी पाया जाता है ना, याद है सब? ऑप्शन के अनुसार ही देखना है। इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ, क्या बताएं, ध्यान देना, पूरा पढ़ना लो, नहीं है? ऑप्शन है टेनिन, तो सब टेनिन है। रेजिन, याद है गोंद, रेजिन, ये सब क्या है? लेटेक्स, ये भी है। सुनिए, लेटेक्स का पता उपयोग कहाँ किया जाता है? हेलो, रबड़ बनाने में। क्या किया जाता है? दूध की तरह होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? रबड़ बनाने में। पढ़िए वाला बात। स्टार्च, जी बिल्कुल, हेलो हेलो हेलो। स्टार्च क्या है? उत्सर्जी पदार्थ नहीं, इंपॉर्टेंट पदार्थ है। स्टार्च क्या है बताइए तो? पेड़ पौधा के लिए उत्सर्जी पदार्थ है कि महत्वपूर्ण पदार्थ है? पेड़ पौधा में जो ग्लूकोज संग्रहित होता है ना, किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। स्टार्च जो होता है ना, ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च का इकाई क्या होता है बताइए तो? दीवार का इकाई क्या है? ईंट है। स्टार्च की इकाई क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना लो। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अब देखिए, एमिनो अम्ल का विखंडन पढ़े हैं लोग, क्या बनता है बताइए?
अमोनिया बनता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? अब देखिए, या एक होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस दोनों का मतलब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या हुआ? उसका स्राव डायरेक्ट ब्लड में, किसमें स्रावित होता है? ब्लड में। अब बाह्य स्रावित माने क्या हुआ? माने आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बात करते हैं यकृत, यकृत से भी बहुत सारे रस स्रावित होते हैं, डेगली भोजन में स्रावित होते हैं, ये बाह्य में आएगा। लार ग्रंथि, लार को देख सकते हैं लोग ना, लार ब्लड में स्रावित होता है? नहीं, ये भी बाह्य ग्रंथि में आएगा। श्वेत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अच्छा, ऑप्शन से आइडिया लगे कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि? थायराइड, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। थायराइड ग्रंथि पढ़े थे ना, इससे कौन हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। जब आपको एक अंतःस्रावी ग्रंथि मिल गया तो बाकी सब क्या होगा? कुछ भी उससे क्या मतलब है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? एथिलीन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। सही है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बाबू? मधुमेह। बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको याद भी है ना। मधुमेह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? डायबिटीज। शुगर, हम लोग क्या बोलते हैं? शुगर हो गया, बोलते हैं लोग ना, वही है मधुमेह। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? कौन विधि है? मुकुलन। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो अब लास्ट आ रहा है, 48 से तो कहे ना। चलो ओके। मानव में निषेचन क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है? फेलोपियन नलिका में होता है, फेलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी योनि में, सी अंडाशय में, डी फेलोपियन नलिका में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? कौन कहे जाते हैं? मेंडल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। सही है। चलिए बताइए, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सबको पता है कौन है? सूर्य। इसी की एनर्जी को कौन लेता है? कौन लेता है? उत्पादक। उत्पादक से उपभोक्ता। ये सब मरते हैं तो कौन आता है? पढ़े थे लोग। चलिए, अच्छा बताइए तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाने पर लगभग कितना परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होता है? 10%। याद है कि भूल गए लोग? तब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। बताइए, जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। भाई इसको भी हिंदी में लिखता है, याद है ना? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी बताइए तो? कौन लिखे थे? डार्विन लिखे थे ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। सही है। चलिए, इस तरह क्या होता है? कंप्लीट। अब चलिए पूछते हैं कुछ लोग से सवाल।